हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीके बाय डॉक्टर यूएस यादव। आज की क्लास में हमने जो अभी आपकी महिला पर्यवेक्षक की जो परीक्षा 28 फरवरी 2025 को होना है, उसमें से आपको कुछ सहयोग मिले, इस हेतु हमने जो अभी पहले 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो पुराना जो पेपर है, उसका हल प्रश्न पत्र का वीडियो लेकर के आपके सामने हम आए हुए हैं आज। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, जिससे कि आपको अभी वर्तमान में जो परीक्षा होना है 28 फरवरी 2025 को, तो इसमें आपको बहुत सहयोग मिलेगा। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि पुराना जो पेपर है, वहाँ पर से बहुत सारे प्रश्न रूबरू बिल्कुल ए टू जेड उठा लिए जाते हैं। तो यदि हम पुराने पेपर को हल कर लें, तो हमें वो पेपर आसानी से, वो जो भी प्रश्न हैं जो पहले पूछे गए हैं, वो आसानी से बन जाते हैं। तो ये पेपर है 27 मार्च 2017 को शाम के शिफ्ट में हुआ पेपर है। तो चलिए हम एक के बाद एक इनकी प्रश्नों की श्रृंखला जो दी गई है, उसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट इसका है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से संबंधित क्या क्या प्रश्न 2017 की परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हें हम हल करते हैं। आइए पहला प्रश्न हम लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, न्यूमोनिया खालिस्तान के संक्रमण के कारण होता है। एक मिनट में हमारा ये जो डेटा है इसको बंद कर देता हूँ और फिर ये अब सही हुआ। हाँ, अब ये प्रश्न है, न्यूमोनिया खालिस्तान के संक्रमण के कारण होता है। तो किसके कारण होता है न्यूमोनिया? जीवाणु और विषाणु के कारण न्यूमोनिया होता है। अगला दूसरा प्रश्न है अपना, गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान दीर्घकालिक खराब ढंग से नियंत्रित उच्च रक्तचाप खालिस्तान आदि मात्र जटिलताओं के जोखिम में वृद्धि से संबंधित है। तो उपर्युक्त सभी इसका ऑप्शन सही है। पहला है देखिए प्री एक्लेप्सिया, दूसरा है गर्भनाल पृथक्करण, तीसरा है गर्भावस्था कालीन मधुमेह और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम एनपीसीबी का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो कब किया गया था इसका आरंभ? 1976 में इसका आरंभ किया गया था। अगला है, मसूड़ों से रक्तस्राव खालिस्तान से संबंधित है। तो ये विटामिन सी के कारण मसूड़ों से रक्तस्राव होता है। अगला है, विद्यालयी टिफ़िन से खालिस्तान मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? इससे कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता का 1/3 ये विद्यालय टिफ़िन से मिलना चाहिए। अगला है, किशोरावस्था कालीन बुलिमिया नर्वोसा खालिस्तान का विकार है। तो यह खाना पीना, इसका सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान का यौन संचारित रोग एसटीडी नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है रक्त अल्पता या एनीमिया, ये नहीं है। अगला है, नियासिन का समृद्ध स्रोत है। क्या है नियासिन का समृद्ध स्रोत? साबुत अनाज, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, गोइट्रोजन वे पदार्थ हैं जो खालिस्तान के उपापचय में हस्तक्षेप करते हैं। तो क्या है? आयोडीन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म के समय दी जाने वाली बीसीजी वैक्सीन खालिस्तान की रोकथाम करती है। तो किसकी रोकथाम करती है? ये टीबी और मूत्राशय कैंसर की रोकथाम करती है। अगला प्रश्न है, अनाजों में फास्फोरस खालिस्तान से आबंधित होता है। तो किससे आबंधित होता है? ये
फाइटिक अम्ल से आबंधित होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन गुणवत्ता के मूल्यांकन की एनपीआर विधि खालिस्तान पर आधारित है। तो किस पर आधारित है ये? वृद्धि एवं शरीर भार के परिवर्तनों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चे के आहार को खालिस्तान वाला होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए? ये अधिक कैलोरी भी सही है, अधिक प्रोटीन भी सही है और अधिक विटामिन और खनिज, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने खालिस्तान को भारत को पोलियो महामारी वाले देशों की वैश्विक सूची से बाहर कर दिया था। तो से कर दिया था ये 25 फरवरी 2012 को बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है, BMI की गणना का सूत्र है। क्या है इसका BMI की गणना का सूत्र? इसका सूत्र है भार किलोग्राम प्रति लंबाई वर्ग मीटर, ये है इसका सूत्र है। अगला है, DTP वैक्सीन खालिस्तान की रोकथाम करती है। तो किसकी करती है ये DTP वैक्सीन? उपर्युक्त सभी। डिप्थीरिया है, टिटेनस है, फ्यूरोटिसियस है, इन सब की रोकथाम करता है। अगला है, खालिस्तान वाली गर्भवती स्त्रियों में मृत शिशु जन्म और नवजात मृत्यु दर अधिक होते हैं। कब होते हैं? निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह खालिस्तान में मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? अप्रैल के अंतिम सप्ताह को मनाया जाता है। अगला है, कौन से बच्चे गंभीर जटिल खसरा विकसित होने के सबसे अधिक जोखिम में होते हैं? तो ये उपरोक्त सभी है इसमें सही। जैसे देख लेते हैं हम ऑप्शन, छोटे बच्चे विशेष रूप से वे जिनकी आयु 1 वर्ष से कम है। फिर ये भी सही है ऑप्शन नंबर 2, कुपोषित बच्चे मोरामस या कासरकोर से पीड़ित बच्चे हैं, ये भी सही है। फिर है अगला, अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली स्थितियों में रहने वाले बच्चे जैसे शहरी निर्धन, शरणार्थी आदि। ये तो उपरोक्त तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ये चौथा नंबर का आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुओं में कौन सा विटामिन प्रजनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्वतः प्रवर्तित गर्भपात एवं मृत शिशु जन्म की संख्या घटाता है? तो ये कौन सा ऑप्शन है? तो ये विटामिन ई के कारण ये सारी घटना घटित होती है। अगला है, खालिस्तान को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मातृ एवं नवजात टेटेनस मुक्त देश घोषित किया था। कब किया था? ये 15 मई 2015 को किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता? तो मोटापा नियंत्रण कार्यक्रम। ये आज तक मोटापा नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सरकार ने कोई योजना नहीं चलाई हुई है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं की आँखों की देखभाल के लिए इनमें से किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी दवा? यह उपरोक्त सभी दवा का उपयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट विलियन 1% और पोविडोन आयोडीन विलियन 2.5% और टेट्रासाइक्लिन 1% नेत्र मरहम। तो ये सभी सही है। अगला प्रश्न है आपका, ये है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन सा है? ये टीबी के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति में यह रोग विकसित हो जाता है, तो ये गलत है ये, है ना। अगला है, कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी जनन मान है, तो कितना मान है? 4.0 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, इसका ये मान है। अगला प्रश्न है, वेरिसेला वैक्सीन की पहली खुराक हेतु न्यूनतम आयु है, तो कौन सी न्यूनतम आयु में देते हैं? ये 1 वर्ष की आयु पे इसे दिया जाता है। अगला है, इनमें से कौन मेरास्मस पीड़ित बच्चे का संकेत व लक्षण नहीं है? क्या है ऑप्शन इसका सही? चंद्रमुख। चंद्रमुख इसका ऑप्शन सही है। जन्म के बाद शिशु व माता के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क का
क्या लाभ होता है? तो ये उपरोक्त सभी ऑप्शन हैं। तो देख लेते हैं हम इसका ऑप्शन। माता शिशु को गर्म बनाए रखती है ना। और माता और शिशु के बीच की समीपता से माता में शिशु से जुड़ाव लगाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 3, इस संपर्क से आरंभिक स्तनपान सफल होता है। तो ये सभी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण गर्भावस्था की अवधि को खाली स्थान में विभाजित किया गया है। तो ये 3 या तिमाहियों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक वायुवाहित रोग नहीं है? तो कौन सा है? हैजा। हैजा वायुवाहित रोग नहीं है। चेचक, इन्फ्लुएंजा, एंथ्रेक्स ये सब वायुवाहित रोग है। अगला है, टिटेनस का रोगोद्भवन काल इन्फ्लुवेशन पीरियड आमतौर पर खाली स्थान के बीच होता है। तो ये 3 से 21 दिन के बीच में होता है। अगला है, अंडे का जैविक मान खाली स्थान है कितना है? 96। इसका जैविक मान है 96। अगला प्रश्न है, यदि कुपोषित बच्चे में एडिमा तरल एकत्र होने के कारण हुई सूजन का लक्षण हो तो उसे खाली स्थान के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो किसके अनुसार वर्गीकृत किया जाता है? वेलकम वर्गीकरण के कारण इसे वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में ORS दिया जाता है। ये काफ़ी सरल है। संग्रहणी जब दस्त लगते हैं तो ORS का घोल दिया जाता है। अगला है, खाली स्थान के कारण उत्पन्न हुई ऊतकी मांग की प्रतिपूर्ति के लिए गर्भावस्था में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये उपर्युक्त सभी है। गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए उक्त उल्व तरल एम्ब्रियोटिक फ्लूइड के निर्माण के लिए और माता से गर्भस्थ शिशु को अमीनो अम्ल के स्थानांतरण के लिए। तो ये उपरोक्त सभी कारण सही है। अगला है, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए रक्त में किस हार्मोन का परीक्षण किया जाता है? तो HCG हार्मोन का परीक्षण किया जाता है। अगला है, ICMR 2010 द्वारा वयस्क महिला हेतु अनुशंसित सामान्य आयरन आवश्यकता है। तो कितनी की आवश्यकता होती है? 21 मिलीग्राम प्रतिदिन। 21 मिलीग्राम प्रतिदिन उसे आयरन चाहिए। गाय का दूध खाली स्थान का समृद्ध स्रोत नहीं है। ये विटामिन C गाय के दूध से नहीं मिलता है। विटामिन C कौन से फलों से मिलता है? ये आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे कि विटामिन C किसके द्वारा हमको प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वानर मुख का लक्षण है क्या है? कासरकोर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्यूबरकुलोसिस के निदान या पहचान के लिए इनमें से कौन सा परीक्षण प्रतिबंधित है? तो कौन सा परीक्षण है? एलाइजा प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रोबायोटिक्स में शामिल है क्या? शामिल है प्रोबायोटिक्स में मनुष्यों हेतु लाभकारी जीवित सूक्ष्म जैविक भोजन, ये शामिल है। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला के आहार को संतुलित होना चाहिए और उनमें से खाली स्थान शामिल नहीं होना चाहिए। तो अल्कोहल शामिल नहीं होना चाहिए। ये भी बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, प्रत्येक शिफ्ट में ये पूछा गया है। ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि खाली स्थान के अतिरिक्त अंतर्ग्रहण को आवश्यक करती है। तो किसको करती है? ये नियासिन को आवश्यक करती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त के माध्यम से रेटिना दृष्टिपटल को आपूर्ति होने वाला रेटिनल में बदला जाता है जो ऑप्सिन नामक एक प्रोटीन से जुड़कर खालिस्तान नामक बैंगनी वर्णक उत्पन्न करता है। तो ये क्या है? ये रोडोप्सिन इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान सुधारने के लिए ICDS समेत अन्य कार्यक्रमों में पूरक भोजन में रेड पाम तेल शामिल किया जाता है। तो क्या किया जाता है इसमें? विटामिन A के मान से। अगला प्रश्न है, भोजन की योजना बनाने के सिद्धांतों में शामिल है। तो उपरोक्त सभी शामिल है। पोषण आवश्यकता की पूर्ति करना,
व्यक्ति की पसंद और नापसंद, समय और ऊर्जा की बचत होनी चाहिए। तो ऐसे उपरोक्त सभी कारण सही हैं इसमें। अगला प्रश्न है, प्रति खाली स्थान पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले नवजात शिशुओं की संख्या नवजात मृत्यु दर कहलाती है। तो क्या कहलाती है? 1000 जीवित जन्मों पर ये कहलाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बाल कुपोषण का हेतु कारक नहीं है? तो कौन सा कारक नहीं है? बच्चे का रंग, ये नहीं है। अगला है, 12 अप्रैल 2005 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस कार्यक्रम को आरंभ किया गया था? तो किस कार्यक्रम को आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है खालिस्तान मंत्रालय के अंतर्गत आती है, क्या आती है? महिला एवं बाल विकास संग्रहालय आती है इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है, रोगों की रोकथाम के लिए MMR वैक्सीन दी जाती है। तो कौन सी वैक्सीन दी जाती है रोगों की रोकथाम के लिए? मीजल्स, खसरा, मम्मस या कर्णमूल शोथ या गलसुआ, रूबेला इसके लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न क्रमांक 12 है। इसमें क्या दिया हुआ है? बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? कमर नितंब अनुपात, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा की कमी से इनमें से क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है इसमें से? देखिए, पेशी क्षय हो सकता है, वृद्धि धीमी हो जाना। तो ये उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से अनुशंसित प्रत्यक्षतः प्रक्षेपित उपचार अल्पक्रम, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स और डॉट्स रणनीति इनमें से किस रोग से संबंधित है? तो किस रोग से संबंधित है? ये क्षय रोग से, ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी वैक्सीन का इंजेक्शन ओरल और पेशियों के द्वारा दिया जा सकता है? तो कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ये पोलियो की वैक्सीन है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। और तो यहाँ पर अपने न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब अगला चैप्टर आता है अपने लिए जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी के। तो जनरल नॉलेज और लॉजिकल एबिलिटी के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो यहाँ हम सिर्फ जनरल नॉलेज के प्रश्नों को लेंगे और लॉजिकल वाले प्रश्न तो उनको तो हल करना पड़ता है, तो उसका वीडियो हम आपको अलग से देंगे। तो उन्हें हम आज स्किप कर देंगे उन प्रश्नों को। तो ये जनरल एबिलिटी के प्रश्न हैं, तो इनको हम स्किप करते हुए आगे चलते हैं और जनरल नॉलेज के प्रश्नों को हल करते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें, परिवार द्वारा विद्युत और भोजन पर अनुमानित खर्च की राशि का अंतर क्या है? नहीं, ये तो वो है, लॉजिकल प्रश्न है ये, है ना? हाँ, ये है जनरल नॉलेज का प्रश्न। सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा नहीं जा सकता? तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है ना? तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन से बहुलकीय पदार्थ हैं? तो कौन से बहुलकीय पदार्थ हैं? देखो, सही उत्तर है इसका 1, 3 एवं 4, मतलब ग्लूकोज, स्टार्च और PVC, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो कब किया गया था खाद्य सुरक्षा अधिनियम? 2013 में लागू किया गया था ये, है ना? ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, तो इसको हम स्किप करते हैं और दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो ये क्या है? राज्यों के लिए जनजाति उपयोजना में आश्रम विद्यालयों में केंद्रीय सरकार का योगदान कितना प्रतिशत होता है?
तो कितना प्रतिशत होता है ये? 50% होता है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न प्रसारण खालिस्तान ट्रांसमिशन का एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये? सिंप्लेक्स का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मानव लार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है इसका सही आंसर? है देखिए 1 एवं 2 सही है, मतलब यह यौगिकों का मिश्रण है और यह अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1 एवं 2, ऑप्शन नंबर 2 पे दिया है ना। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जयंती पटनायक ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष थे। ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, तो इसको हम स्किप करते हैं। हाँ, ये जनरल नॉलेज का है। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन में केंद्रीय स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति के प्रभारी कौन होंगे? तो कौन होंगे? सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो सचिव है ये होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? ये है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, एक द्वितीय स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनते हैं। क्या बनते हैं? तो 2 स्पर्मेटिड बनते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, इसको स्किप करते हैं और दूसरा लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है इसमें से? इसको पढ़ें अपन। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रिंट प्रीव्यू के लिए इस्तेमाल होती है? कंप्यूटर का प्रश्न है। ये है अल्टर और उसके साथ में कंट्रोल की बटन दबाएं और +I। ये 3 बटन दबाने से प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखने लगता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के कितने विभाग हैं? तो 2 विभाग हैं। ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, इसे स्किप करते हैं। हाँ, अगला है, स्तनियों की नाभिका रज्जु में पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें? अपरा पोशिका, सिरा एवं धमनी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है। हाँ, ये है, रुधिर में फ्रक्टोज का अवशोषण आंतरिक श्लेष्मिका के माध्यम से निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है। तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? सक्रिय परिवहन से होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अपने लाभार्थियों के कितने वर्ष की उम्र तक विकलांगता सहित जन्म, दोष, रोग, विकास विलंब के कारण विकलांगता को पहचानने एवं हस्तक्षेप करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 18 इसका सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है, महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें है, देखिए, यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। ये सही नहीं है कि यह अधिनियम को पूरे भारत में लागू नहीं है। अगला प्रश्न है, ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, तो इसे हम स्किप करते हैं। अगला चलते हैं, सेलों को मर्ज करने के लिए आप कौन सा टैब उपयोग करते हैं? तो मर्ज टैब उपयोग करते हैं। जो सेल हैं उनको मर्ज करने के लिए मर्ज टैब उपयोग किया जाता है।
अगला है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं सही नहीं है, मतलब सब सही है। इस अधिनियम में मानसिक एवं शारीरिक अपहानि दोनों शामिल है, ये भी सही है। इस अधिनियम में बालक का अर्थ है 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है स्लाइड लेआउट पैनल में डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट लेआउट के लिए कितने लेआउट उपलब्ध हैं? तो कितने लेआउट उपलब्ध हैं? 4 लेआउट उपलब्ध हैं। अगला ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, तो आगे चलते हैं हम। हाँ, ये है निम्न में से कौन सा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 संबंधी विकल्प सही है? तो कौन सा सही है? देखिए, स्थानीय शिकायत समिति के कुल सदस्य संख्या 5 है, ये सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, ये तो लॉजिक वाला है, तो आगे चलते हैं। यदि विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को पुलिस पकड़ती है, तब बालक को निम्न में से किसके प्रभार में सौंपा जाएगा? तो किसके प्रभार में? बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में सौंपा जाएगा। अगला प्रश्न है मार्च 8 मार्च 2017 को कितने नारी शक्ति पुरस्कार दिए गए थे? तो कितनी नारी शक्ति पुरस्कार दिए गए थे? 31 नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। अगला है अस्पताल में इलाज के खर्च की कितनी राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत रक्षित है? तो 60,000 रुपये की राशि स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है आपके बीच में, ये तो लॉजिक वाला प्रश्न है, ये भी लॉजिक वाले प्रश्न हैं। आगे चलते हैं हम। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना का आरंभ कौन से वर्ष किया गया था? तो ये 2005 और 6 में ये आरंभ किया गया था। अगला है निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डेटा रखता है? तो टेबल्स, ये ऑब्जेक्ट डेटा रखता है। अगला है प्रश्न राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का लक्ष्य है कि अनुसूची खालिस्तान क्षेत्रों में ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण किया जाए। तो कौन सी अनुसूची में है ये? 5वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। अगला है बाहर के हमले से निजी नेटवर्क की रक्षा के लिए कौन सा तंत्र है? तो कौन सा तंत्र है? ये फायरवॉल है, फायरवॉल सही हो जाएगा। ड्यूल स्टैक क्या है? क्या है ड्यूल स्टैक? तो ड्यूल स्टैक है एक इंटरफेस जो दोनों IPv और IPv6 पते का समर्थन करता है। ये सब कंप्यूटर के प्रश्न हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है। अगला है निम्न में से कौन से अधिनियम के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य कर दिया है? तो कौन से अधिनियम के अनुसार कर दिया है? इसमें से देखिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 ये कर दिया है। अगला है स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र निम्न में से कौन सी योजनाओं का मिश्रण है? तो कौन सी योजनाओं का मिश्रण है? स्वच्छ भारत अभियान और कायाकल्प का मिश्रण है। ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है। अगला है मनुष्य के अंडे होते हैं योकहीन। कैसे होते हैं ये? योकहीन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, तो आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न में। बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया है? कब किया गया है? तो 2012 में पारित किया गया है। अब अगले प्रश्न है ये स्किल डेवलपमेंट वाले प्रश्न हैं, तो इनको हम देखते हैं, है ना। ये चैप्टर 3 का है ये। तो असमंजस या सस्पेंस खालिस्तान की विशेषता है। तो किसकी विशेषता है ये? उत्सुकताजनक संचित्र स्ट्रिप ट्रीज चार्ट की विशेषता है ये। अगला है संचार की परिभाषा का गर्भित अर्थ है कि क्या है? अर्थ है संचार करने के लिए समझना आवश्यक होता है। यदि हम समझेंगे नहीं तो संचार नहीं कर सकते।
अगला है कौन सा समूह विधि कानून द्वारा बनता है? तो क्या क्या बनता है? उपर्युक्त सभी है। विवाह है, संलग्नता है, अनुरंजन है या प्राणायाचन, कोर्टशिप है, ये सब सही है। अगला है समान पूर्वज मूल होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? सगोत्रता, सगोत्रता कहलाता है ये। अगला है पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। देखिए पंचवर्षीय योजना से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सब लोग पूरी पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से पढ़ लेना। तो ये कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। तो अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा खालिस्तान ने बनाई थी। तो कौन ने बनाया था दूसरी पंचवर्षीय रूपरेखा की योजना? तो पीसी महालोनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई थी। अगला प्रश्न है किस सामाजिक समूह के भाग के रूप में शुल्कों का होना आवश्यक है? तो किस समूह में? विद्यालय समूह में होना चाहिए। अगला प्रश्न है खालिस्तान नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली में निहित है, क्या है? प्राधिकार का विकेंद्रीकरण इसमें शामिल है। अगला है यदि समूह में कार्य करने की योग्यता और इच्छा दोनों हो तो उपयुक्त नेतृत्व शैली होगी। कौन सी नेतृत्व शैली होगी? भाग लेना या पार्टिसिपेटिंग शैली निश्चित होगी। अगला है पांचवी पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? देखिए पंचवर्षीय योजना से संबंधित 3 प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। तो डी धार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। अगला है इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी विकल्प नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने वाले व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तित्व अभिलक्षण हैं। तो किससे है ये? देखिए प्रियता या सहमत होने का इच्छुक होना, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संचार को अपुष्ट ग्रेपवाइन संचार भी कहते हैं, तो ये क्या है? अनौपचारिक, ऑप्शन फॉर्मल, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है समूह भिन्न व्यक्तियों का की खालिस्तान होता है, तो क्या होता है? इकाई का, सही ऑप्शन है। अगला है भारत सरकार ने खालिस्तान में योजना आयोग स्थापित किया था, तो मार्च 1950 को योजना आयोग स्थापित किया था। अगला है जो नेतृत्वकर्ता अपने भाषण तथा चरित्र में ईमानदार होता है वह खालिस्तान दर्शाता है, तो वह सत्यनिष्ठा दर्शाता है। अगला है अपने सामर्थ्य के शीर्ष तक पहुंचने की इच्छा को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वानुभूति, स्वयं के बोध की आवश्यकता, ये सही है। अगला है साझा भाषा किस सामाजिक समूह का घटक है? तो यह परिवार का घटक है। अगला है नेतृत्व लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, धन की शक्ति नहीं। यह अवधारणा खालिस्तान से संबंधित है, तो ये अभिरक्षी मॉडल सही है। अगला है नेतृत्वकर्ता को खालिस्तान नहीं होना चाहिए या नहीं चाहिए, तो कैसे नहीं होना चाहिए नेतृत्वकर्ता को? अपनी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, ये नहीं होना चाहिए। अगला है कार्यशाला खालिस्तान का एक उदाहरण है, तो कार्यशाला किसका? सामूहिक पद्धति का एक उदाहरण है। आगे है अंतराल किस प्रकार के संचित्र चार्ट की विशेषता है? तो ये समय सारणी सचित्र है। अगला है भारतीय परमाणु ऊर्जा का आयोग खालिस्तान के द्वारा आरंभ किया गया था, किसके द्वारा? पहली पंचवर्षीय योजना के द्वारा ये आरंभ किया गया था। अगला है सामाजिक संबंध का मापन करने की समाजमिति नामक तकनीक खालिस्तान ने विकसित की थी, तो किसने की थी विकसित? जेम्स विक्टर ने विकसित की थी। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना को मनमोहन सिंह ने भारत की शिक्षा योजना कहा था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना को मनमोहन सिंह ने शिक्षा योजना कहा था। अगला है खालिस्तान के दौरान हरित क्रांति ने भारत में कृषि को उन्नत बनाया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ये कृषि को उन्नत बनाया था। अगला है भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्षों के
उत्सव के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ तो पंचवर्षीय योजना को यदि पढ़ ले पूरा तो ये सारे प्रश्न आपके बीच में जो 10-15 प्रश्न हैं वो सब के सब बन जाएंगे। तो चलिए मैं देखता हूँ कि एक पंचवर्षीय योजनाओं पर ही पूरा वीडियो तैयार कर दिया जाए। अगला है नेतृत्व खालिस्तान है। तो क्या है नेतृत्व? तो देखिए, समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आयोजना समिति की नियुक्ति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब की गई थी? तो ये 1938 में की गई थी। अगला प्रश्न है मित्र मंडली के सदस्य किस प्रकार का सामाजिक समूह है? किस प्रकार के हैं ये? अंतर समूह इन ग्रुप है। अगला है अंतरक्रिया की बारंबारता किस समूह का घटक है? तो कौन से समूह का घटक है ये प्राथमिक समूह का घटक है। अगला है भारत का 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये 1975 में आरंभ हुआ था। आलेख या ग्राफ के उदाहरण हैं, ये सभी है, क्षेत्रफल आलेख है, रेखा आलेख है, दंड आलेख है, सभी इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है संगठन में आमतौर पर खालिस्तान संचार मार्ग या चैनल का उपयोग सबसे कम होता है। तो कैसे सबसे कम होता है? तो ये क्षैतिज में सबसे कम होता है। अब स्किल के कुछ जो प्रश्न हैं वो गद्यांश के रूप में दिए गए हैं, तो हमें आप इस गद्यांश को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको और छोटा मैं कर देता हूँ, हल्का सा छोटा। हाँ, अब ये आपके मोबाइल पे आ जाएगा। यहाँ आकर के सब डिस्टरबेंस होता है ये। गद्यांश वाले पे इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ तो आपको स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से आप ले लेंगे। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ये आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम इसका एक एक करके ये प्रश्न हल करते हैं। इसका चलो प्रश्न देखते हैं हम। क्या है प्रश्न? अनुच्छेद में किन दो संचार कौशलों की चर्चा की गई है? तो कौन से कौशल की चर्चा की गई है? शाब्दिक एवं अशाब्दिक कौशल की चर्चा इसमें की गई है। अगला प्रश्न है, गद्यांश तो यही रहेगा। अब ये प्रश्न है दूसरों से बात करते समय कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण होती है? तो उपरोक्त सभी, जैसे उच्चारण है, लहजा है, जोर देना, ये सब सही होती है। अगला प्रश्न है गद्यांश का ही, तो ये है संचार करते समय क्या चीज़ हमें सही मार्ग पर बनाए रखेगी? तो क्या? अपने विचारों को व्यवस्थित करना, ये सही बनाए रखेगी। अगला है बातचीत से पहले अर्जित करने का एक और कौशल है, तो क्या है? श्रोता का समय, श्रोताओं का समय सही है। अगला प्रश्न है ये, अगला प्रश्न है क्या चीज़ आपके संचार की विश्वसनीयता खत्म कर देगी? क्या कर देगी? उपरोक्त सभी है, जैसे अशिष्ट भाषा का उपयोग, गपशप, झूठ बोलना, ये सब आपके संचार की जो विश्वसनीयता है उसको वो खत्म कर देगी। अगला प्रश्न है, देखते हैं हम, इसी गद्यांश का प्रश्न है अगला। ये है क्या चीज़ श्रोता की रुचि बनाए रखेगी? तो क्या श्रोता की रुचि बनाए रखेगी? स्पष्ट उच्चारण का प्रयोग और धीमी गति से बोलना, सही व्याकरण प्रयोग करना, ये उपरोक्त सही, सब सही है। अगला प्रश्न है, अब ये शायद गद्यांश दूसरा होगा,
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। हाँ, संचार के लिए पत्थरों को कौन तराशते थे? ये मिस्र के लोग तराशते थे। अब अगला है, कौन से लोग धागों के कई रंगीन टुकड़ों को एक विशेष पैटर्न में गांठ बांधते थे और एक संदेशवाहक द्वारा उसे अलग गांव तक पहुंचाते थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? दक्षिण अमेरिका के लोग ये सब करते थे। अगला प्रश्न है, संदेशवाहक संचार संदेश कब खो बैठता है? कब खो बैठता है? यात्रा की प्रक्रिया में ये खो बैठता है। आगे का प्रश्न है, तेज और सरल संचार की आवश्यकता क्यों थी? क्यों थी? ये सभ्यताएं अधिक से अधिक फैल रही थीं, है ना। अगला प्रश्न है इसी गद्यांश का, तेज संचार की मांग का उत्तर खालिस्तान से मिला उपरोक्त सभी कारण से। देखो, टेलीग्राफ या तार के आविष्कार से, टेलीफोन के आविष्कार से, सेल्यूलर फोन के आविष्कार से, है ना। आगे है, आगे के गद्यांश को देखते हैं क्या है। इस अनुच्छेद के अनुसार कौन सा आविष्कार एक महान आविष्कार है? ये टेलीफोन का आविष्कार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब ये आ जाता है चाइल्ड केयर क्यों यहाँ से हट नहीं रहा है? आरे चलिए, चाइल्ड केयर से संबंधित प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन? सीखने से संबंधित है। एड्स फैलता है किसके कारण? विषाणु के कारण फैलता है। अगला है, संरक्षण की आवश्यकता किसके कारण होती है? तो ये विकास के लिए है, समायोजन के लिए है, भविष्य के लिए भी है ना। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबा बन गया है। तो अगला है, विकास की विशेषताएं क्या होती हैं? तो उपरोक्त सभी है। विकास परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है, क्रमबद्ध है, योजनाबद्ध है। तो उपरोक्त सभी सही है। अगला है, समस्यात्मक बालकों की पहचान की प्रमुख पद्धतियां क्या होती हैं? तो उपरोक्त सभी है। निरीक्षण विधि है, साक्षात्कार विधि है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। तो ये सभी सही हो जाएगा। अगला है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? तो इसमें भी उपरोक्त सभी है। विकास के लिए अवसर, सौंदर्य बोध जागृत करना है, बौद्धिक जिज्ञासा जागृत करना है। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशी अवस्था तथा मूल संक्रियात्मक अवस्था किस अवस्था के प्रकार है? तो ये संज्ञानात्मक अवस्था के प्रकार है। ये अगला है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं प्रारंभ कब की गई थी? तो कब की गई थी? ये वर्ष 1975 में की गई थी। अगला है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। नवजात शिशु के विकास के विभिन्न पहलू क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? क्रियाशीलता, चेतना, संवेदनशीलता। तो ये उपरोक्त सभी सही है। अगला है, विकास में परिवर्तन के स्वरूप क्या है? तो क्या स्वरूप है? इसमें भी उपरोक्त सभी सही है। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, नवीन लक्षणों को ग्रहण करना, ये सब सही है। अगला है, मान संबंध बालकों की विशेषता क्या है? तो ये ध्यान केंद्रण में कमी, ये विशेषता है। अगला है, पूर्व बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती हैं? तो इसमें भी उपरोक्त सभी सही है। शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, वास्तविक जगत से संबंध है, ये सब सही है। अगला है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? सामाजिक चिंता, सामाजिक स्तर, संस्कृति। इसमें भी उपरोक्त सभी सही है।
अगला है खालिस्तान माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं, तो ये वंशानुक्रम है। तो ये प्रश्न भी बार बार रिपीट होता है, इसे याद रखें, है ना। DWCRA क्या है? क्या है ये? विशिष्ट बालकों के लिए एक कार्यक्रम है। अगला है योग्यताओं के विकास एवं निर्णय में सहायक उद्देश्य है। क्या है? निर्देशन। निर्देशन एक सहायक उद्देश्य है। अगला है बाल मनोविज्ञान का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? ये भी उपरोक्त सभी सही है। धनात्मक विज्ञान, गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक बालक का अध्ययन और बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करना, ये सब सही है। अगला है इनमें से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत है। अगला है सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व क्या होता है? तो क्या होता है? ये वातावरण प्रमुख तत्व है। ICPS के लक्ष्य हैं, तो ये सभी लक्ष्य हैं। विशिष्ट शाला का गठन, जागरूकता, सामाजिक स्थिरता, ये उपरोक्त सभी सही है। अगला है बालक के सीखना की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो ये भी उपरोक्त सभी सही है। प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा, ये सब सही हो जाएंगे। ICDS के कार्य क्षेत्र क्या है? तो क्या है? स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य शिक्षा, सुरक्षित पीने का पानी, ये उपर्युक्त सभी है। अगला है सृजनशील बालक की पहचान क्या है? तो यहाँ भी उपरोक्त सभी है। सामान्य लक्षणों पर आधारित, शिक्षकों की सम्मति पर आधारित और परीक्षणों पर आधारित, तो ये भी सही हो जाएगा। ये क्या है? एलिसा क्या है? क्या होता है ये? एड्स परीक्षण है एलिसा, तो ये भी बार बार ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है बाल संरक्षण हेतु योजना क्या है? एकीकृत बाल संरक्षण योजना, ये सही हो जाएगा। आंतरिक अंगों का विकास किस अवस्था में होता है? तो कब होता है? तो डिंब अवस्था में होता है, पिंड अवस्था में होता है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था में, तो उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है? तो कौन कौन से तत्व बाल विकास को प्रभावित करते हैं? तो सभी है। पोषण है, परिपक्वता एवं अधिगत है, पारिवारिक वातावरण, सब बाल विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की विशेषताएं क्या हैं? तो क्या है इसमें? ये भी उपरोक्त सभी है। प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण, अंतरण, ये सभी सही है। अगला है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जीन प्याजे, यहाँ प्याजे अकेला लिखा है लेकिन उसका पूरा नाम जीन प्याजे है। अगला है शिशु प्रसव की प्रक्रिया को खालिस्तान अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, तो ये 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। अगला है लखनऊ स्थित विकलांग बच्चों हेतु विद्यालय का क्या नाम है? तो ये चेतना केंद्र है विद्यालय का नाम। हो गया। रिकॉर्डिंग म्यूट क्यों हो गया? हाँ, चलिए अब चलते हैं आगे, कंटिन्यू। ये है जी लखनऊ स्थित विकलांग बच्चों हेतु विद्यालय का नाम क्या है? तो ये है चेतना केंद्र है, ये है ना। आगे चलते हैं हम। मान संबंध बालकों की पहचान खालिस्तान परीक्षण द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? ये बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है। अगला है गर्भस्थ शिशु की किस अवस्था में स्नायु मंडल का निर्माण होता है? तो ये पिंडावस्था में होता है। अगला है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक है, तो उपरोक्त सभी हैं। रक्त संरक्षण, विश्व स्वास्थ्य संगठन से मदद और एजेंसियों से मदद, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, है ना। परिवार का दोषपूर्ण अनुशासन एवं अति संरक्षण किस समस्या का
कारण है। तो किस समस्या का कारण है? ये समस्या बालक का कारण है। अगला प्रश्न है, विकास के पक्ष क्या होते हैं? तो विकास के पक्ष है जैविका तथा सामाजिक पक्ष। अगला है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया क्या है? क्या है? निषेधात्मक एवं असत्यात्मक। ये सामाजिक प्रक्रिया की विशेषता है। अगला है, संवेदना चिंतन किस विकास के आवश्यक तत्व हैं? तो ये सृजनात्मक विकास के आवश्यक तत्व हैं। अगला है, आईसीडीएस का सिद्धांत क्या है? क्या है आईसीडीएस का? उपरोक्त सभी बालक भविष्य की मानव पूंजी है। दूसरा है पूर्वशालेय शिक्षण, निवारक सेवाएं। तो ये सभी ऑप्शन सही है। WHO का पूरा नाम क्या है? ये भी प्रश्न बार बार रिपीट होता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये WHO का पूरा नाम है। अगला है, पिछड़े वर्ग के बालकों की शैक्षिक लब्धि कितनी होती है? ये 70 से 85 होती है। अगला है, अस्थियों का विकास किस विकास से संबंधित है? तो किस विकास से संबंधित है अस्थियों का विकास? तो ये शारीरिक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ये वर्ष 1991 में है ना, 1991 में ये की गई थी। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता के अणु हैं उपरोक्त दोनों, मतलब डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए से हम अपनी अनुवांशिकता को समझ सकते हैं बड़े आसानी से। तो ये उपरोक्त दोनों मीन्स ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और ये आपका लास्ट प्रश्न था। अब आपने यदि हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों से भी शेयर करें तो अच्छा रहेगा, और लाइक कर लें। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। वाच के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे हमारे पास महिला पर्यवेक्षक से संबंधित बहुत सारी वीडियो हैं। तो हमारा चैनल है ऑनलाइन जीके बाई डॉक्टर US यादव, तो इसे आप शेयर कर लीजिए।